नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय शीत सत्र तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। इससे पहले सरकार ने अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा लिए हैं। शीत सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने धान उठाओ, चिटफंड और रेडी टू ईट जैसे मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिस पर सदन में गर्मागर्म बहस हुई। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जनता कांग्रेस विधायक रेणु जोगी ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों का मामला उठाते हुए साल 2018 से प्रदेश में संचालित चिटफंड कंपनियों का ब्यौरा मांगा। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन को बताया कि प्रदेश में चिटफंड अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत तौर पर पंजीकृत या संचालित नहीं है। ऐसी कंपनीज के संचालन के जो मामले संज्ञान में आए, उन सभी पर कार्रवाई जारी है। विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। सदन में पूर्व सीएम रमन सिंह ने धान उठाव का मामला उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि गलत नीति की वजह से धान उपार्जन केंद्रों से करोड़ों के धान का उठाव नहीं हुआ और सड़ गया। मामले में खाद्य मंत्री के जवाब और टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद अपनी टिप्पणी पर खाद्य मंत्री ने खेद प्रकट किया। बीजेपी ने शून्यकाल में रेडी टू ईट का मामला उठाया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार के फैसले से 30,000 समूह की महिलाएं प्रभावित हुई हैं। जवाब में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को हटाया नहीं जाएगा, सभी को काम दिया जाएगा। भाजपा सदस्यों ने रेडी टू ईट के मामले में लाए स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की, जिस पर संसदीय सचिव रविंद्र चौबे की सहमति के बाद चर्चा के लिए 3 बजे के बाद का वक्त दिया गया। लेकिन भाजपा विधायक तत्काल चर्चा की मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए। इसके चलते वे स्वतः निलंबित हो गए। विरोध में भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट करते हुए दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। एक राज्य में वो व्यक्ति काम कर रहा है, मैंने नाम लिया है सदन में, और वही व्यक्ति को काम देने के लिए यहां पर ये काम किया जा रहा है और 20,000 महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। आज रेडी टू ईट की बात वो कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग गए? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जहां तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है, उसमें 1 पैसा नुकसान नहीं होना है, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से जो चला रहे थे। उन्होंने रेडी टू ईट का मामला उठाया और माननीय अजय जी ने कहा इसको हम तत्काल स्थगन को ग्राह्य किया जाए, ताकि प्रतिपक्ष भागना क्यों चाहता है, खुद मुद्दे उठा लेंगे और मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है। विपक्ष के सदन की कार्यवाही से बहिष्कार के बाद सत्ता पक्ष ने बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में द्वितीय अनुपूरक बजट समेत सभी संशोधन विधेयकों को पारित करवा लिया, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि पुराना धान आज भी, जिसे मार्च में उठा लेना चाहिए, दिसंबर आने के बाद भी पिछले साल का धान अभी तक नहीं उठाया गया है। इतना बड़ा नेशनल लॉस, 2000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ चुका है और आज उसकी स्थिति क्या है? मंत्री जी ने किसी प्रश्न का भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। हमने तो कहा है कि हम बजट में भाग लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो विषय है जनता का विषय है, सरकारी विषय तो आएंगे, सरकारी विषय पारित होंगे। जनता का इशू, जनता की समस्या, ये प्राथमिकता होनी चाहिए विधानसभा की, और इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उस पर चर्चा हो, लेकिन ये सरकार चर्चा से भाग रही है। शीत सत्र के दौरान अनुपूरक मांग बजट समेत सभी जरूरी विधेयकों को पारित करने के साथ ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र समाप्ति की घोषणा के बाद एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच मुद्दों और सवालों पर चर्चा से भागने को लेकर बहस छिड़ गई। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन का निर्माण हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन उसकी चाल कछुए की तरह चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आलम यह है कि अस्पताल बिल्डिंग तो आधी भी नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, पहले इसके डिजाइन में भी कई खामियां पाई गई थी, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप।
ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं, जिसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने की समय सीमा थी अप्रैल 2020। लेकिन डेडलाइन के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरी नहीं हो पाई। अब तक यहाँ कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण 80% हुआ है, तो वहीं हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण 40% ही हुआ है। हालांकि प्रबंधन इसके पीछे कोरोना काल और अस्पताल निर्माण एरिया में स्टे होना बता रहा है और अब जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही जा रही है। कोरोना महामारी के चलते उसमें 1.25 से 1.5 साल का विलंब हुआ है। कॉलेज का काम लगभग 80% हो गया है। हॉस्टल्स भी लगभग 70% बन गए हैं। गर्ल्स हॉस्टल, इंटर्न हॉस्टल बन चुके हैं। बॉयज़ हॉस्टल का काम चल रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता अब अस्पताल के कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाना है। कंस्ट्रक्शन में देरी के साथ ही इसके नक्शे को लेकर भी कई खामियां देखने को मिली हैं। ऐसे में वर्तमान डीन और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसे दुरुस्त करने में लगा है। जैसे अस्पताल और कॉलेज की बिल्डिंग में स्टोर एरिया ही नहीं था, अस्पताल में सेंट्रल गैस पाइपलाइन नहीं दी गई थी, न लॉन्ड्री एरिया था और न ही एनिमल हाउस। अब सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने एरिया का निर्माण कार्य वो खुद देखें। ऐसी कुछ कमियां थी जो मैंने स्वयं MS साहब के साथ और अन्य विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित किया है कि हम वहां लगातार निरीक्षण करके, समीक्षा करके और अपने इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी CE, SCE के साथ नियमित बैठक करके हम इसे दूर कर रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पहले जगह, फिर निर्माण में देरी और फिर कई खामियां भी, जो ये बताता है कि जिम्मेदारों ने इस निर्माण को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। डेडलाइन का समय तो बीत गया, अब देखना होगा कि इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और उज्जैन पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भगवान महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना की है। उन्होंने केन बेतवा लिंक योजना को हरी झंडी मिलने पर भगवान महाकाल को धन्यवाद दिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि साल 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केन बेतवा लिंक योजना बनाई थी, अब उसे मूर्त रूप मिलने जा रहा है। इस योजना से बुंदेलखंड को विकास के पंख लगेंगे, इलाके में पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए CM शिवराज सिंह और जनता PM मोदी का आभार मानती है, इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से वो बाबा महाकाल के चरणों में मत्था टेकने आए। आज महाकाल के चरणों में मत्था टेकने आया हूँ। महाकाल भगवान का कोटि कोटि आभार मानने आया हूँ। 44,000 करोड़ की मध्य प्रदेश में केन बेतवा बुंदेलखंड को एक विकास और प्रगति की नई सोपान पर नए रूप में हमको देखने को मिलेगा। रायसेन में 100 से अधिक पंचायतों के सचिवों ने आदर्श आचार संहिता लगने के बाद लाखों रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। अकेले उदयपुरा जनपद पंचायत की 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के सचिवों ने 30 लाख से अधिक राशि का आहरण किया है। अब जनपद CEO उदयपुरा के सभी पंचायत सचिवों को नोटिस देकर कार्रवाई की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद सिर्फ नोटिस ही जारी किया गया है। 21 पंचायतें हैं जिन्होंने राशि का आहरण किया है और जैसे ही हम लोगों को ये पता चला तो सबसे पहले हम लोगों ने उस पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है और लोगों के स्पष्टीकरण लिए हैं और कुछ पंचायतों ने पैसा जमा भी कर दिया है। अब आगे भी कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव से जुड़ी एक अनोखी खबर सामने आई है। अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के ग्राम पंचायत बटौली में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही सरपंच का चयन कर लिया है। सुनने में भले ही अजीबोगरीब लगे, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया बिना ही सरपंच का चुनाव हो गया। दरअसल ग्रामीणों ने राधा कृष्ण मंदिर पर एक बैठक की, जिसमें तय हुआ कि जो सबसे ज्यादा गाँव के विकास के लिए बोली लगाएगा उसे ही सरपंच चुना जाएगा। बैठक के बाद 4 दावेदार सामने आए। इस दौरान 21, 43 और 44 लाख की बोली लगी। सबसे ज्यादा की बोली सौभाग सिंह यादव ने लगाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने निर्वाचन प्रक्रिया बिना ही सरपंच का निर्विरोध चुनाव कर लिया। अब आगामी पंचायत चुनाव में यहां से सिर्फ सौभाग सिंह ही सरपंच पद के लिए खड़े होंगे, जबकि गांव में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक औपचारिक नामांकन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने अनभिज्ञता जाहिर की है। आपको बता दें कि 44 लाख की राशि का उपयोग गाँव के विकास और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया जाएगा।
शामिल थे। इसमें पूरा गांव था, हर घर से 2-2, 4-4 आदमी थे। इसमें किसी ने ऐसी नाराज़गी की बात नहीं करी, केवल सबके सहयोग से, सबके विचारों से ही ये काम किया गया है। धमतरी जिले में नक्सल पीड़ित परिवारों का सालों बाद भी पुनर्वास नहीं हो सका है। ऐसे में पीड़ित परिवार नक्सली खौफ के साए में दर-दर भटक रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से व्यवस्थापन और पुनर्वास की मांग की है। दरअसल जिले में आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों की संख्या 100 से ज्यादा है। उनकी ओर से सालों से सुरक्षा और पुनर्वास की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवारों ने विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बाद भी उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मैं नक्सल पीड़ित के सदस्य हूँ। हमारा जमीन के बदले जमीन व्यवस्थापन चाहिए। अभी फिलहाल रहे में भारी दिक्कत होते और शासकीय क्वार्टर चाहिए, सुरक्षित जगह चाहिए। हमारा भारी परेशानी होती। और कुछ हमारे मांग है छोटे छोटे, जैसे प्रमाण पत्र चाहिए, नक्सली प्रमाण पत्र और बस पास है, और वर्तमान रहबर शासकीय क्वार्टर, ये हम लोगों का मांग है। कलेक्टर साहब ने अनुमोदन किया गया है। पुनर्वास के संबंध में कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग थी, उसमें जो नक्सल पीड़ित परिवार के कुछ लोग हैं, उन लोग यहाँ भी आके मेरे से अलग से चर्चा किए। उनकी पुरानी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में उन्हें अवगत कराया है, और मैंने उनकी जो भी समस्याएं हैं कलेक्टर के साथ चर्चा करके उसका निराकरण का आश्वासन दिया। एक नजर बिग न्यूज पर। लखीमपुर कांड पर संसद में विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने संसद में खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सघन नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस में कहा कि लखीमपुर हिंसा को यूपी पुलिस की एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया, इसलिए अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीमपुर की हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना आपा खो दिया। लखीमपुर में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। इसी दौरान जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो अजय मिश्रा ने उसे धक्का दे दिया और अपशब्द भी कहे। सीडीएस जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। कल कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह भोपाल पहुंचेगी, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए। इनमें से 2 मामले उस्मानाबाद, जबकि मुंबई और बुल्ढाना में नए वेरिएंट के एक मामले सामने आए। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वहीं देश में नए वेरिएंट का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया है। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ सरकार और IBC 24 न्यूज चैनल की ओर से 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार को रायपुर जिले में क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 के इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया। इस कॉन्टेस्ट का आयोजन राजधानी के 4 स्कूलों में किया गया। कुल 1115 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। क्विज कॉन्टेस्ट में देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति, विरासत और सामान्य जानकारी के बारे में पूछा गया। रायपुर जिले के लिए आयोजित प्रतियोगिता में JN पांडे शासकीय बहुउद्देशीय बालक विद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी। यहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले साहिल अंबस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर भी 10वीं के ही छात्र अमन कुमार पांडे रहे हैं। रायपुर जिले से चयनित साहिल और अमन को रायपुर स्मार्ट सिटी के एडिशनल MD चंद्रकांत वर्मा ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम में लोगों ने IBC 24 की इस पहल की काफी तारीफ की और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए चैनल को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ शासन IBC 24 की तरफ से जो क्यूज करा गया उसमें मुझे पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा। तो जनरल नॉलेज के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब आगे इसकी और तैयारी किया जाएगा
कि मुझे कंपटीशन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इससे मेरे देश के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में जानने में बहुत मौका मिलेगा, इसलिए ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ क्विज कंपटीशन था, तो अपने राज्य के बारे में विविध आयाम को जानने के लिए एक अच्छा अवसर उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो क्विज हो, निबंध हो, भाषण प्रतियोगिता हो, इन सब के माध्यम से और खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों में एक बहुमुखी आयाम का विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। IBC चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद पहले कि उन्होंने हमारे बच्चों को एक्सीलेट करने के लिए, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा में उनको निश्चित रूप से एक प्रभाव पड़ेगा उनको, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे बच्चे भाग लेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।